दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले जब हमने इंग्लिश की स्ट्रेटजी पोस्ट की थी तब हमने आपको बताया था कि कुछ हम रूल्स का डिस्कशन करेंगे। आज हम यहाँ पर स्पॉट द एरर जो है ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो यहाँ पर विद रूल्स हम आपको एरर्स बताएंगे कहाँ पर एरर है। और बेसिकली जो क्वेश्चन है हमने प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट से पिक किए हैं। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करके आप ऐसे और भी टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखना। एक आपको सेंटेंस दिया है जो कि कई पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है वो आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं आती तो उस केस में आपको क्या मार्क करना है, लास्ट वाला ऑप्शन नो एरर वाला, ठीक है। चलो इसको फिर हम रीड करते हैं। आफ्टर अ व्हाइल शालिनी रोज एंड बेंट ऑफ टू द किचन टू प्रिपेयर द मील बट शी वाज नॉट सो क्विक अबाउट इट एज ऑन अदर डेज, नो एरर। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने सेंटेंस ये रीड करा होगा तो उनको एरर मिल गया होगा। देखो टू प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है तो यहां पर प्रिपेयर्ड जो है ये ना होकर क्या होगा, टू प्रिपेयर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके साथ आप रूल भी लिख लें। देखो जो यहां पर कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके का है, टू प्लस इन्फिनेटिव। देखो टू के बाद इन्फिनेटिव यहां पर आएगा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रिपेयर्ड की जगह क्या होगा, यूज प्रिपेयर का हम यूज करेंगे, ओके। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हर जगह पर जहां भी आपको टू दिख जाए उसके तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसा हर एक जगह हम नहीं करेंगे। अब इसके पीछे कुछ रूल्स और भी हैं जिनको आप नोट कर लें, कहां कहां पर हमें यूज करना है, कहां पर अदर केसेस आपके आते हैं। तो एक्सेप्शन के साथ आप पॉइंट नंबर 1 डालें और उसमें आप ये नोट कर लें कि अगर टू जो है वो प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तो उस केस में क्या होगा, टू के बाद में जीरंड आएगा। अब ये जीरंड क्या होता है, जीरंड का मतलब होता है कि वर्ब की फॉर्म में जब हम आईएनजी यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर टू अगर प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तो मतलब हम क्या है कि टू के बाद में जीरंड यूज करेंगे, ठीक है। और जीरंड का मतलब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि नाउन की तरह यूज होगा, ओके। एक एग्जांपल यहां पर लेना चाहूंगा जो कि आपका है, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ठीक है। अब आप देखो इस केस में जो टू यूज हो रहा है, ओके, ये एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि टू जो आपने देखा है ना, फॉरवर्ड टू लिखा है, देखो आप ये फॉरवर्ड टू जो लिखा हुआ है यहां पर, लुक फॉरवर्ड टू, ये आपका क्या है, ये आपका एक बेसिकली फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी प्रीपोजिशन प्लस वर्ब एक साथ आपका आ जाए तो उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जब कभी भी इस फॉर्मेट में यूज होगा तो टू का बाद क्या आएगा, टू के बाद आपका जीरंड आएगा, दैट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि सीइंग है वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे और भी जीरंड है जो आप एक नोट कर सकते हैं यहां पर, जैसे एक है इन एडिशन टू, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें तो क्या आएगा, जीरंड आएगा, ठीक है, वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। और आप देख लो जैसे हम और भी कह सकते हैं यूज टू, ठीक है, ये भी हमने देखा होगा, ऑब्जेक्ट टू, तो इनके यूजेस कई जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, ओके। अब जैसे अगर हम यूज टू की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ यूज टू। तो अगर आप इसके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को देखें तो और भी तरीके से हम इसको यूज करते हैं, कैसे कैसे, जैसे यहाँ पर देखो दो मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल के साथ समझना। यहाँ पर एक लिखा है आई एम यूज टू लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, आई यूज टू लिसन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दोनों का सेंस जो है वो अलग अलग है। पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, पहले सेंटेंस में जो यूज टू है ये एज अ फ्रेजल वर्ब है। तो जब एज अ फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी लिसनिंग आएगा, जो कि ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ है, आदत हो गई है, ओके। इस टाइप से यहाँ पर मीनिंग निकल कर आई एम यूज टू लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, मतलब आदत हो गई है, इसकी बात की जा रही है। और ये जो यूज टू है ये फ्रेजल वर्ब की तौर पर यूज हो रहा है, तो इसके बाद आपका जीरंड आएगा, ओके। जीरंड मतलब वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा, आई यूज टू लिसन क्लासिकल म्यूजिक, ओके। तो यहां पर अगर आप देखोगे सेकंड वाले केस में तो इसमें क्या है, पास्ट टेंस की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूजिक सुना करता था, ओके। तो म्यूजिक सुनने की बात की जा रही है पास्ट में, ओके। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, टू प्लस इन्फिनेटिव, तो क्या है टू प्लस लिसन, बिल्कुल ठीक यहाँ पर
लिखा गया है। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कब क्या यूज करना है, कब क्या नहीं यूज करना। तो ये चीज सिंपल है कि अगर टू को एज अ प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो जीरंड आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, टू प्लस इन्फिनेटिव वाला। तो ये दोनों आपने यूज कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है रश्मि हैड बॉर्न मैनी अ स्कॉल्डिंग फ्रॉम हर मास्टर विदाउट कंप्लेंट बट दीज काइंड वर्ड्स शी कुड नॉट वियर। देखो अगर आप पूरे यहाँ पर पार्ट को, हर एक पार्ट को आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि रश्मि को बहुत सारी जो है स्कॉल्डिंग्स मिली। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये बॉर्न लिखा हुआ है, ये यहाँ पर नहीं यूज होगा। यहाँ पर जो एरर है वो किस फॉर्मेट में है, ये आपकी vocab फॉर्मेट में एरर दी गई है। ओके, अब जैसे बहुत बार कुछ सिमिलर आपको दिखेगा तो इस तरीके से हम अगर vocab को पढ़ते रहेंगे तो हम इन चीजों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो बॉर्न लिखा है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, ये होगा BORNE, इससे रिप्लेस करेंगे। अब बेसिकली ये जो बॉर्न है ये कहाँ से आया, आपको ये भी जानना होगा। देखो ये आपका जो है यहाँ पर तो बॉर्न लिखा है, ये है आपका बर्थ। ओके, और जो बॉर्न है ये बियर की फॉर्म है। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये है बॉर्न, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी बॉर्न। ठीक है, तो ये BORN गलत है, यहाँ पर यूज होगा BORNE। ये वाला जो बॉर्न है ये रिलेटेड किससे करता है, बर्थ से रिलेटेड है। ओके, बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गया होगा। अब ऐसा आपने बहुत जगह पर देखा होगा, देखो हेड लिखा है तो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म आएगी, तो इस वजह से हम BORNE बॉर्न इसका हम यूज करेंगे। तो आई होप ये वाला एरर आपको पता चल गया होगा। अब ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। इसमें लिखा है फाउंड और फाउंडेड। तो देखो आपको ये एग्जाम्पल दिया है, ही फाउंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1990। तो यहाँ पर आप देखो ये जो फाउंड का यूज होगा या फाउंडेड होगा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फाउंडेड का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए ना। देखो जब कभी भी किसी चीज के इस्टेब्लिश करने की बात अगर की जाए तो वहां पर हम लोग फाउंडेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, तो ही फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज 1990। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका एक और है। अब जैसे आपने देखा होगा हैंग और हैंग्ड किस तरीके से ये यूज होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं हैंग की बात करूं तो अगर आप इसके पास्ट की बात करोगे तो इसका पास्ट क्या होगा, ये होगा आपका हंग। अब ये किस तरीके से यूज हो रहा है, जैसे मैंने कहा आई हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। अब यहां पर अगर मैं किसी को फांसी पर लटकाने के लिए अगर बात करूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कुछ अलग तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ही वॉज हैंग्ड फॉर द क्राइम। ओके, तो मतलब अगर किसी को फांसी पर लटकाने की बात होगी तो हम क्या हंग का यूज नहीं करेंगे, तब हम बोलेंगे हैंग फॉर द क्राइम। ठीक है, तो जैसे ये है ही वॉज हैंग फॉर द क्राइम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर हम लोग देखते हैं। जितने ज्यादा रीडिंग करेंगे तो ये चीजें हमारी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा है कि ये सारे पार्ट पहले एक बार रीड कर लो। इसमें लिखा है द चाइल्ड हैड सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल एंड वर प्लेइंग सॉफ्टली ड्रमिंग ऑन हर नीज नो एरर। तो आप अगर यहां पर आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा होगा तो हमें ये पता अच्छे से रहना चाहिए, आप लोगों ने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक पढ़ा होगा तो उसमें अगर हमारा जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आनी चाहिए। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर टाइप होना चाहिए। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल आपकी वर्ब यूज होती है। तो यहां पर अगर वर्ब लिखा हुआ है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, द चाइल्ड हैड सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल एंड वर प्लेइंग। तो देखो चाइल्ड तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो वर्ब ना यूज होकर क्या होगा, यहाँ पर वाज का हम यूज करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एरर जो है इस फॉर्मेट में अगर आएगी तो हम इस तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे। कई बार हमें प्रॉब्लम ये आती है कि सब्जेक्ट को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि कई जगह पर सब्जेक्ट और जो वर्ब होते हैं वो आपके कई बार दूर दूर होते हैं। तो आप क्या है पहले वर्ब को ढूंढ लो और उसके बाद आप फिल्टर करो, तो आपको जब वर्ब मिल जाएगी तो इस केस में क्या है कि आप आसानी से पता कर लोगे कि आपका जो SBA लगाओगे वो आपका गलत फिर नहीं होगा। ओके, मतलब हमें क्या करना है, पहले हम वर्ब को फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट जो है वर्ब खुद बता देगा, और हर बार आप इसी तरीके से यूज करके अपने क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके, अब जैसे इसी सेंटेंस में हम देखते हैं हु वर प्लेइंग सॉफ्टली एंड चाइल्ड। ठीक है, तो हमें आसानी से मिल गया ना यहाँ पर ये चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नंबर 4 वाला।
देखो 4 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी he would returning to his country and as the time approached he would be very busy going from house to house collecting his debt or no error। तो देखो इस पूरे जब सेंटेंसेस को आपने रीड किया ओके तो आपको यहाँ पर एक चीज ये मिली कि जो रिटर्निंग लिखा है ओके ये आपका रिटर्न से रिप्लेस होगा। अब ऐसा क्यों, अब यहाँ पर मॉडल वर्ब का एक फंडा आ रहा है। तो देखो अब हम बारी आएगी नोट करने की, तो वो चीज़ें आप नोट कर लें। तो जो रिटर्निंग है इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, रिटर्न। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं जैसे कि शैल आपका, ठीक है, शुड, विल, वुड, एक आप और लिख लो मे, माइट, ठीक है, मस्ट। तो इन सभी के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो यहां पर आप देख लो क्या यूज हो रहा है, वुड यूज हो रहा है, तो वुड के बाद में रिटर्निंग ना यूज करके क्या होगा, रिटर्न यहां पर हम यूज करेंगे। ओके, एक और चीज आप ध्यान रख लें, अगर मॉडल वर्ब के बाद भी अगर हमने बी लगा दिया, जैसे हमने लिख दिया वुड बी, तब क्या यूज होगा, तो इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वाला फंडा यूज करते हैं। तो आपने दोनों रूल यहां पर नोट कर लिए कि अगर इस तरीके से मॉडल वर्ब यूज होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद में बी लगा हुआ है, इन सब के बाद में बी लग गया, तब क्या आएगा, वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो यहां पर जो सेक्शंस लिखे हैं इनको हम एक बार रीड करते हैं। पहले ए में लिखा है सेइंग दिस ही पुट, फिर लिखा है हिज हैंड इनसाइड हिज बिग लूज, फिर लिखा है रोब एंड ब्रॉड आउट अ स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, नो एरर। तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई एरर नहीं है, लेकिन हम 2-3 पॉइंट यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, तो यहां पर जो ही है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपसे हो गया। सेकेंड चीज, आप यहां पर कुछ चीजें और भी यहां पर समझ सकते हैं, जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रॉट आउट, ठीक है। देखो ब्रॉट आउट जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाहर निकालना। ओके, मतलब हम इस वर्ड को एज अ फ्रेजल वर्ब भी यूज किया जाता है कई जगह पर, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस एंड सेल, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं लाइक द कंपनी ब्रॉट आउट अ न्यू कार, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरी चीज क्या है, कुछ यहाँ पर शब्द हैं जिनके मतलब आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है लूज, इसका मतलब क्या होता है, ढीला डाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट कर लें, ये मतलब होता है ढीला डाला, ठीक है। सेकेंड चीज जो है यहां पर आपको ये देखनी होगी कि इसी से मिलता जुलता क्या है, ये आपका, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है खो जाना, खोना, ठीक है। तो इन दोनों को आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है ये आपका लूज, ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, और ये जो लूज ये क्या है, ये आपका है वर्ब, ठीक है। तो दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके की एरर आ जाए तो हम उसको पकड़ लेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। देखो इसमें लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज राउंड ऑफ द, देखो ये यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया है। ओके, पैटर्न किस तरीके से चेंज हो गया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हाईलाइटेड बोल्ड आपको दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली इन दोनों को यहाँ पर देखना है कि कौन सा यहाँ पर जो है इनएप्रोप्रिएट है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, केवल एक होगा तो आपको वो बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर है, जिसको आप बताकर यहाँ पर चेक करोगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पर एक एक करके हम देखेंगे। लिखा है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज राउंड ऑफ द रफ एजेस एंड प्रिपेयर अ प्लेयर टू वर्क एंड साउंड लाइक ही मीन्स व्हाट ही सेज इन द कॉमर्स। तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा सेंस निकालोगे तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसकी है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को जब रीड करें तो हमें ऑब्जर्व करने पर ये पता चला कि जो ये कॉमर्स है ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, कॉमर्शियल्स आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बात की जा रही है। तो अगर आप ये देखोगे कॉमर्शियल्स का मतलब क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट होता है। ओके, तो आसानी से आपको ये पता चल गया कि जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बात हो रही है तो यहाँ पर कॉमर्स यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, कॉमर्शियल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एरर है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप एक बार देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट टूल इन स्मार्ट लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस द डिफरेंट लेवल एंड
फील्ड्स। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पर देखते हो इसमें कोई भी एरर हमें नहीं दिख रही, क्योंकि आजकल अगर हम बात करें स्मार्ट लर्निंग की तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक सेंटेंस लिखा है, इंटरनेट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट टूल इन स्मार्ट लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट लेवल एंड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। ओके, और स्मार्ट जो यहाँ पर लिखा है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और लर्निंग जो है वो नाउन है, तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, और दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। ओके, ये परफेक्टली है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वाला। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा है द सिविक बॉडी हैज बिगन कलेक्टिंग प्रॉपर्टी डिस्काउंट फ्रॉम प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो देखो सिविक बॉडीज का मतलब क्या होता है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, ठीक है, उनको हम सिविक बॉडीज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टिंग प्रॉपर्टी डिस्काउंट। तो कभी भी जो कलेक्ट हो रहा है वो प्रॉपर्टी डिस्काउंट नहीं होगा, ये होगा प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये इनअप्रोप्रिएट डिस्काउंट यूज हो रहा है, इसकी जगह हम टैक्स को यूज करेंगे। तो ये डिस्काउंट वाला जो है ये यहाँ पर एरर फॉर्मेट यूज हो रहा है। तो कई बार आपको इस तरीके से दिखता है। तो ये था एक छोटा सा प्रारूप, अभी और भी सेट हम लेकर आने वाले हैं। अब हम जो मैंने यहाँ पर आपको रूल्स जो है लिखकर बताएं, आप अगर चाहें तो हम उनको प्रॉपरली यहाँ पर ऑलरेडी नोटेड डाउन फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जहाँ पर जो चीज़ यूज़ हो रही है वो चीज़ वहीं पर दिखा रहे हैं। ऐसे में स्लाइड्स बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएंगी। ओके, और हमारी वीडियो भी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है, वो आप अपना फीडबैक दें कि सर मुझे इस तरीके से चाहिए, ताकि हम लोग उसको और अच्छे से इंप्रूव कर पाएं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज के साथ में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, इसका फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर चेक करो, प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। और इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, कोई डाउट हो पूछो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।